नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है हम लोग फटाफट रिवीजन के तहत अनुच्छेद का रिवीजन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 20 तक अनुच्छेद देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक 10-10 अनुच्छेद ही हम लोग क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। 10 अनुच्छेद याद करना संभव है। अगर आप देखते हैं वीडियो तो आप 10 अनुच्छेद को ईजिली याद कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में 50 या 100 देख लीजिएगा तो वो याद करना मुश्किल है। इसलिए हम टारगेट किए हैं कि 10-10 करके आपको टोटल अनुच्छेद का रिवीजन करा दिया जाए। टोटल अनुच्छेद आपका 395 अनुच्छेद है, जैसे कि आप लोग को मालूम है भारतीय संविधान में। और इससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि अनुच्छेद दिया रहेगा, कहेगा कि अनुच्छेद 21 में क्या है, चाहे यहाँ पे दिया रहेगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ये कौन सा अनुच्छेद में मेंशन है, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपका इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, और इसमें बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 में दिया है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी भी तरीका से आपका जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो नहीं तो अगर हम इंग्लिश भी पढ़ने लगेंगे तो फटाफट रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो समझने पर फोकस कीजिए और एक बार इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिएगा। सेम चीज़ लिखा हुआ है, जो हम बता रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अगला आपका क्या है। देखिए, जैसे कि आर्टिकल 21 तो आप लोग देख चुके हैं, तो आर्टिकल 21 में भी अब जैसे संविधान संशोधन होता है तो कुछ आर्टिकल जोड़ा जाता है, तो उसको सब पार्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 21 क लिखेगा, ख लिखेगा, ग लिखेगा, घ लिखेगा और इंग्लिश में ABCD करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो सब पार्ट है अनुच्छेद 21 का ही, और ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डाला गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद अब 21 क में क्या मेंशन है, इसको बारे में भी जानिए। तो ये जो अनुच्छेद है 21 क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, एक अनुच्छेद 21 ए कहिए चाहे अनुच्छेद 21 क कहिए, बात बराबर है। और अनुच्छेद को आर्टिकल कहा जाता है इंग्लिश में, आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 क आपका किस चीज़ से संबंधित है, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। यह कहता है कि राज्य के सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है आपको। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 का कब जोड़ा गया, ठीक है, संविधान में, तो वो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यह अनुच्छेद 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लागू 2010 में हुआ था, जबकि इसको जोड़ा कब गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको सब पार्ट बताएंगे, नहीं तो केवल आपको अनुच्छेद ही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला अनुच्छेद आपका क्या कहता है। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, और अनुच्छेद 22 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो यहाँ पे अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो वही चीज़ आप पढ़ सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला आपका अगला अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, कहता है मानव तस्करी और बेगार जैसे सभी प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब कम दाम में किसी को उठा के लाएं, उससे काम करवाएं। ठीक है, तो बेगारी आप नहीं करवा सकते हैं, और मानव तस्करी नहीं करा सकते, जबरन किसी से काम नहीं करा सकते कि तुमको 200 में ही काम करना है, भले उसका रेट 500 मार्केट में चल रहा है, आप 200 दे के करवा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं होगा। अगर ऐसा कीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है मानव तस्करी और बेगार जैसे सभी प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। तो देखिए, अनुच्छेद 24 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है और आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों या प्रतिक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को आप कारखाना में नहीं लगा सकते हैं, उससे काम नहीं करवा सकते हैं, खदानों में नहीं लगा सकते हैं, खतरनाक जगह पे उसको काम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। और जो आपका पीछे वाला था अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 क्या कह रहा था,
अनुच्छेद 23 कह रहा था उस सभी प्रकार के मानव को, ठीक है, सभी प्रकार के सभी एज के मानव को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयु मेंशन कर दिया है कि 14 वर्ष से कम, 24 में देखिए 24 में 14 वर्ष कम आपको याद रखना है, 24 में 14 वर्ष कम, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और 23 में सभी प्रकार के इंसान को, किसी भी इंसान को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे मेंशन है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है और दोनों भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात आपका क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार की गारंटी देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको आचरण में उतार सकता है, ठीक है। तो वही आपका अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की आपको स्वतंत्रता देता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 25, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी इंग्लिश में मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। आप अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको पूरा स्वतंत्रता है, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। सब कोई अपना अपना धर्म का प्रबंधन कर सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है आपका अगला है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है ये किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए कर देने की आवश्यकता नहीं है। कर मतलब क्या होता है, टैक्स। कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब आपसे सरकार टैक्स नहीं लेगा। वहीं यहाँ पे एक लाइन में अगर समझना है तो समझिए, सरकार धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगा सकता, अनुच्छेद 27 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगा सकता है, आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और पूजा अर्चना के संबंध में स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कहता है यह राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब जो राज्य के द्वारा फंड दिया जाता है राजकीय स्कूल में, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा और पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रतिबंध यहाँ पे लगाता है, ठीक है। इसके आगे पढ़िए, लेकिन किसी ट्रस्ट के तहत संस्थापित संस्थानों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। मतलब प्राइवेट स्कूल में आप लोग धार्मिक शिक्षा पूजा अर्चना कर सकते हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के फंड के द्वारा जो स्कूल चलेगा वहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी पॉइंट है, आपको याद रख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, जिसको आर्टिकल 29 भी बोल सकते हैं, कहता है नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। मतलब आप अपने भाषा, संस्कृति, जो आपका चाल चलन है, जो भी आपका संस्कृति है, उसका आप संरक्षण कर सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं, उसमें कोई आपका बोलने नहीं जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। वही चीज़ इंग्लिश में मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ही सिंपल है। 29 में आपको क्या है, किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग अपना भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, ठीक है, उसको बचा कर रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट अगला आपका क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसके बारे में भी जानिए। अनुच्छेद 30 कहता है सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो 29 में है कि अपना लिपि और भाषा, संस्कृति कोई भी वर्ग कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के लिए स्पेशल बनाया गया है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। समझ में आप लोग को आया होगा? समझ में आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।